तो ये 6 सेम का कोर्स है जिसके बारे में लोग बात करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी में। और इस बार जो आपके पास सिलेबस है वो है एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अच्छा, एक बड़ी खास सी बात है जो आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जो आपका ये 6 सेम का पेपर है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एग्जैक्टली ठीक यही सिलेबस आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी में एमएससी का है। तो अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमएससी करोगे तो आप जब फर्स्ट सेम में जाओगे तो वहाँ पर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का एक पेपर होगा जिसके जो पूरा यही है, मतलब यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 एवरीथिंग इज सेम। तो यानी कि अब आप समझो कि बीएससी का आपका 6 सेम का पेपर और एमएससी का आपका फर्स्ट सेम का पेपर, ये दोनों पेपर एग्जैक्टली सेम है। अच्छा, अंतर क्या है? अंतर यहाँ पर ये रखा गया है कि 6 सेम का जो पेपर होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मतलब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें होंगे, और जो एमएससी का पेपर होता है ये सब्जेक्टिव टाइप का होता है। तो सब्जेक्टिव टाइप कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको डेरिवेशंस वगैरह थ्योरी लिखनी पड़ेगी, डेरिवेशंस करने पड़ेंगे, पूरा एक्सप्लेन में टर्म वैल्यू निकालनी है तो पूरी टर्म वैल्यू का पूरा सब कुछ आपको करना पड़ेगा। इस तरह का इसका नेचर होगा एमएससी में। तो चूंकि फिलहाल तो अभी हम लोग बीएससी में हैं तो बीएससी की बात मैं करता हूँ। अगर हम यूनिट नंबर 1 की बात करें तो एक चीज और मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि बच्चों आप लोगों ने एक मॉडर्न फिजिक्स करके एक पढ़ा होगा, मॉडर्न फिजिक्स करके पेपर पढ़ा होगा 3rd सेम में। ठीक है, 3rd सेम में आपने एक पेपर पढ़ा होगा मॉडर्न फिजिक्स का। तो मॉडर्न फिजिक्स की जो आखिरी यूनिट है, 4th यूनिट है, उसमें हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कुछ बेसिक सी बातें पढ़ते हैं। पहले तो बोहर मॉडल पढ़ते हैं, सोमरफील्ड विल्सन कंडीशन पढ़ते हैं। तो जब आप बोहर का मॉडल पढ़ते हो तो वहाँ पर वो क्वांटाइजेशन कंडीशंस आपको पढ़नी पड़ती हैं। तो बेसिक सी क्वांटम मैकेनिक्स है वहाँ पर यूज होती है, ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। तो वहीं के बाद से ये सिलेबस शुरू हुआ है। तो आपने वो मॉडर्न फिजिक्स में जो पढ़ा था उसी के बाद से उसमें जो एटॉमिक फिजिक्स का एक पोर्शन पढ़ा था, उस नाम से नहीं पढ़ा था, बट वो स्पेक्ट्रोस्कोपी, एलएस कपलिंग, जेजे कपलिंग, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा था। वहाँ पर एक लॉ होता है, पास्चनबैक इफेक्ट पढ़ा था आपने। क्वांटम थ्योरी में सारी चीज़ पढ़ते हो तो उसके बाद फिर आपका स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन क्या होता है, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एक्सिस पर भी स्पिन कर रहा है, अपनी ऑर्बिट में रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो वो जो स्पिन एनर्जी, ऑर्बिटल एनर्जी होती है, उनके इंटरेक्शन की वहाँ बात आती है। उसके बाद डबलेट सेपरेशन क्या होता है, ये एक टेक्निकल सी टर्म है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन, अगर आपको एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है उसमें टर्म वैल्यू करके बात होती है, टर्म सिंबल क्या होते हैं। आपके जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसमें जो इंटेंसिटी रूल है वो क्या होता है, फाइन स्ट्रक्चर के डबलेट कैसे होते हैं, फाइन स्ट्रक्चर के हाइड्रोजन लाइन के बारे में पढ़ना है। फिर ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा अल्कलाई मेटल्स का, मतलब जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी बात पढ़ेंगे। नॉन पेनिट्रेटिंग एंड पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स क्या होती हैं ये पढ़ेंगे। रेडबर्ग स्ट्रक्चर पढ़ोगे, रुंगे लॉ पढ़ोगे और रिट्ज कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल पढ़ोगे यहाँ पर। फिर ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा अल्कलाई अर्थ एलिमेंट का। तो पहले वाला सेक्शन था अल्कलाई मेटल्स का, उसके बाद अल्कलाई अर्थ एलिमेंट्स का। इस तरह से यूनिट नंबर 1 आती है। तो टेक्निकलिटी के नाम पर अगर मैं कहूँ तो ये यूनिट मतलब काफ़ी टेक्निकल है, इट इज़ वेरी टेक्निकल यूनिट। और एमसीक्यू के हिसाब से यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेटेज रहेगा। तो इसको मैं अगर कहूँ तो मतलब 9 आउट ऑफ 10 इसका वेटेज रहेगा। इट्स वेरी हैवी यूनिट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिहाज से। यूनिट नंबर 2 में जब आप आते हो तो देखो यहाँ पर आपको कपलिंग स्कीम्स होती हैं वो बताई जाती है 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, मतलब ऐसे जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे एलिमेंट, उनमें जो है कपलिंग स्कीम कैसे होती है ये उसका टॉपिक है। फिर वहाँ पर नॉन इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन बच्चों आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट जो एटम का कंसेप्ट होता है। हुन रूल का बेसिक पढ़ोगे, लैंड इंटरवल रूल पढ़ोगे, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल जीमान इफेक्ट पढ़ोगे। अब ये जीमान इफेक्ट एक बार पहले आप समय पढ़ चुके हो, पास्चनबैक इफेक्ट भी वहां से पढ़ चुके हो। तो ये वाला क्वेश्चन का इतना हिस्सा जो है ये आपका रिपीट है, ये आपका रिपीट हो रहा है बीएससी 3rd सेम के सिलेबस से। ठीक है, उसके बाद फिर अब ये नया आ गया हाइपर फाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, आइसोटोप इफेक्ट क्या होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। आपने आइसोटोप इफेक्ट का वजह से हाइपर फाइन लाइन जो होती है उनके बारे में बताओ। नॉर्मल इन्वर्टेड टर्म क्या होते हैं, और आप आखिरी में आपके पास अदर फोर्स शिफ्ट और हाइपरफाइन स्ट्रक्चर होंगे। तो यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 1 और 2 जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के साथ में, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा का पार्ट। उसके बाद जो यूनिट नंबर 3 होता है बच्चा, ये होता है मॉलिक्यूलर। क्या ये मॉलिक्यूलर फिजिक्स की बात आ जाती है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम की बात आ जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल जाहिर सी बात है एटम से मिलकर के मॉलिक्यूल बना होता है। तो मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड होते हैं वो एटम की डिग्री ऑफ फ्रीडम को कम कर देते हैं। तो अब वहाँ पर आपके पास है कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, फिर उसके बाद माइक्रोवेव में रोटेशनल स्पेक्ट्रा क्या होता है, डायटोमिक और मोर देन 2
एलिमेंट एटम हो जहाँ पर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। फिर एक और स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो क्या होती है। अच्छा, वहाँ पर आपको वाइब्रेशनल पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ना होगा, डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना होगा, मतलब आपका मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है, रोटेट और वाइब्रेट दोनों एक साथ कर रहा है, उसके बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट से स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड होता है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड। सीवी रमन साहब जो भारत के वैज्ञानिक रहे हैं, नोबेल लॉरेट। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, और रमन में भी आपके पास उसकी वैरायटी में हो गया कि प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा क्या होता है, वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा क्या होता है, फिर स्ट्रक्चर कैसे हम डिटरमाइन करते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से, हमसे फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताते हैं, वो हो जाएगा। सेक्शन रूल हो जाएंगे और फिर आपके पास PQR ब्रांच आइसोटोपिक शिफ्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट है, मतलब यहाँ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स यहाँ पर बहुत सारी बन सकती हैं। आखिरी यूनिट जो है उसका पहला वाला पार्ट तो मैं उतना ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन दूसरा वाला पार्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा हैवी वेटेड। पहले पार्ट में आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा डायटोमिक मॉलिक्यूल का, तो अभी आपने उससे पहले वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन ये सब पढ़ा, अब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होगा। फिर आपके पास होगा कि बोर्न अप्रॉक्सीमेशन, बोर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन होता है, वो क्या होता है, उसका ब्रेकडाउन कब हो जाता है। इंटेंसिटी वाइब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है, फ्रैंक कॉन्डेन प्रिंसिपल क्या होता है, डिसोसिएशन एनर्जी और डिसोसिएशन प्रोडक्ट कैसे होता है, रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल ट्रांजिशन कैसे बनते हैं, और उसके बाद आपके प्री डिसोसिएशन इफेक्ट होते हैं। तो ये आखिरी के जो दो हिस्से हैं ये थोड़ा सा हैवी हो जाते हैं, लेकिन ये शुरू की जो 3 लाइनें हैं, ये शुरू की 3 लाइनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरे पार्ट में आपके पास जैसे ये देखो, ये हो गया कोहेरेंट स्पेशियल और टेम्पोरल क्या होता है, ये आपका लेजर वाला हिस्सा हो गया। अब लेजर वाले हिस्से का ये कुछ हिस्सा है, जैसे हीलियम नियॉन गैस लेजर क्या होता है, रूबी लेजर क्या होता है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में लेजर कैसे यूज करते हैं, यूज ऑफ लेजर इन द रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। प्रिंसिपल की बात हो रही तो आपको बेसिक लॉज इसमें समझना है, बहुत डिटेल में नहीं। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस क्या होता है, NMR क्या होता है, न्यूक्लियर क्वाड्रिपोल NQR क्या होता है, और फिर उसका एप्लीकेशन क्या है। तो यहाँ से रमन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है। तो आपके पास कुल मिला के इस पेपर के अंदर 4 यूनिट हैं। पहली 2 यूनिट जो है आपकी एटॉमिक स्पेक्ट्रा के साथ है, दूसरी 2 यूनिट जो हैं वो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा के साथ है। किताब आपको इसमें एक किताब जो बहुत ही स्टैंडर्ड किताब है इस फील्ड की, वो है वाइट की बुक। ये वाइट की बुक ओपन बुक है। ओपन मतलब है ये आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी इंटरनेट पे मिल जाएगी, इंटरनेट आर्काइव पे इसकी सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। तो आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू एटॉमिक स्पेक्ट्रा के नाम से बहुत अच्छी किताब है, ये स्टैंडर्ड किताब है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एलेबोरेटिव तरीके से लिखी गई है, एक स्टैंडर्ड बुक है, तो थोड़ा सा कंप्रेस है, मतलब आपको समझना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं कि आपको एकदम स्पून फीडिंग जैसी चीज़ है। इनकी किताबों को पढ़ते समय हर पैराग्राफ को आपको 2-3 बार पढ़ करके उसकी कहना क्या चाह रहे हैं उसको समझना पड़ेगा। एक बार आप समझ जाओगे तो फिर किताब आपको दूसरी रीडिंग में बहुत ईजी समझ में आएगी। उसके बाद एक नोबेल लॉरेट रहे हैं गेरहार्ड हर्ज़बर्ग। तो हर्ज़बर्ग की किताब एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये बहुत ही उम्दा बुक मानी जाती है, लेकिन इट इज़ नॉट अ वेरी कॉमन बुक, एक रेयर बुक की कैटेगरी में आती है। आप अपनी लाइब्रेरी में जाके देख सकते हैं, पुरानी लाइब्रेरी में ये रखी हुई है। उसके बाद मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा की पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा एक्लेम्ड बुक है, CN बैनवेल की बुक है। बैनवेल की जो बुक है ये मैडम बैनवेल जो हैं ये बहुत ही रेप्यूटेड नाम है इनका इस फील्ड में, और बहुत ही इजी बुक लिखी है उन्होंने। फंडामेंटल ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बहुत इजी बुक लिखी है। हालांकि जो आपके हर्ज़बर्ग हैं जो सेकंड बुक है, इन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रा के साथ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की भी 2 वॉल्यूम में किताब लिखी है। एक सिंपल है, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। लेकिन वो किताब अगेन चूँकि रेयर हो चुकी है, और चूँकि एक रशियन रहे हैं, और रशियन थोड़ा सा ड्राई लिखने वाले लोग थे, तो बहुत ज़्यादा डायग्राम और बहुत ज़्यादा उस तरह की बात नहीं करते, बिल्कुल टू द पॉइंट वाला मामला रहता है उनका, तो इसलिए वो उतनी ज़्यादा वो नहीं चलती है। लेकिन बैनवेल मैम ने क्या किया, उसको बहुत ही ज़्यादा अपने हिसाब से मॉडिफाई मतलब डाइल्यूट कर दिया, मेन चीज़ें रखी और बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हटा दी, तो बहुत अच्छी किताब यहाँ पे बन जाती है। तो आप इस किताब को अच्छे से यूज कर सकते हो। अब देखो ऐसा है कि हम लोग बारी बारी से इसको डिस्कस करेंगे। MCQ पोर्शन है, आप लोग को मालूम है कि 6 सेम है, तो 6 सेम जो होता है पूरा लखनऊ यूनिवर्सिटी कैसा लेता है, पूरा 6 सेम आपका MCQ पे लेगा, जो कि इवन सेम है। आपको ये मालूम होगा कि इवन सेम जो होता है लखनऊ यूनिवर्सिटी इवन सेम को ऑब्जेक्टिव टाइप में लेता है।
तो इसीलिए आपको इस पेपर में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान इन सेंस मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी या DDU है, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं। तो जो NEP के बाद उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने इस चीज़ को 2 हिस्सों में बाँट दिया है। ऑड सेम जो होते हैं वो थ्योरी पे लेते हैं, और जो इवन सेम होते हैं उनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे लेते हैं। तो इससे उनका कहना ये है कि इससे बच्चों के दोनों तरह के तरीकों, दोनों तरह के मेथड्स को अपनाने की एक प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब थ्योरी का पेपर भी देने की प्रैक्टिस हो जाएगी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर देने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक हद तक तो उनकी बात ठीक लगती है। आप चाहे नेट का पेपर दो, चाहे गेट का पेपर दो, इस तरह या जेस्ट का पेपर दो, जिस तरह के जितने भी पेपर होते हैं उन सब में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आता है। तो उस सेंस से अगर आप मल्टीपल या जैम का पेपर दो, उस लिहाज से अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हो तो बात तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन ये होता है कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है। सेंटम लेवल का दे रहे हो, एकदम हलवा, सुपर हलवा, एकदम मतलब कॉन्सेप्ट से लेना देना ही नहीं है। पूरे सिलेबस में से खाली 3-4 टॉपिक्स में से ही MCQ बना रहे हो, वो भी नहीं ठीक है। तो अगर आप उनकी प्रैक्टिस करा रहे हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, तो थोड़ा सा उसका स्तर रखिए। ऐसा ना हो कि बच्चा रट के जाए वहाँ कर ले। मतलब न्यूमेरिकल ऐसे भी ना हो कि हिले ना उनसे, करे ना जाए, और ऐसा भी ना हो कि बस वैसे आंख मूंद करके वो आंसर लगा दे तो सही हो जाएगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो स्तर है उसकी यहाँ पर एक इशू है। तो अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी इस स्तर को बना ले जाती है तो बिल्कुल उसकी इस लॉजिक में कोई फ्लॉ नहीं है कि हम बच्चों की थ्योरी का भी प्रैक्टिस करा रहे हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करा रहे हैं। होना भी ऐसा ही चाहिए, उनकी प्रैक्टिस उस तरह से होनी चाहिए जैसे उनको एग्ज़ाम आने वाले समय में देने हैं। बट अगेन वही क्वेश्चन है, हाउ यू डिसाइड द लेवल ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इट शुड बी ऑथेंटिक, रियलिस्टिक, मतलब जैसे होते हैं एग्ज़ाम में उस तरह से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने पीठ थपथपाने के लिए आपने बहुत ही ज़्यादा इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिए और रिजल्ट कह दिए तो हमारा रिजल्ट कितना अच्छा चला गया है। तो आपको अपने इस पेपर को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट के हिसाब से तैयार करना है, ठीक है। तो ये था हमारा। अच्छा, इसके अलावा कहोगे सर और भी पेपर है, तो और पेपर है तो एक पेपर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जो चलता है, वो है हिस्ट्री ऑफ साइंस, ठीक है। ये वाला पेपर हिस्ट्री ऑफ साइंस। अब ये इतिहास वगैरह है, इसको पढ़ना है। इसके अंदर अब इसमें कुछ अगर पॉसिबिलिटी हो पाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद जो अगला पेपर है आपके पास ऑप्शन में यहाँ पर प्लाज्मा साइंस। हालांकि ये मेरी रिसर्च का टॉपिक है, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे अवेयरनेस नहीं है इस सेंस में कि ये चल रहा है कि नहीं। तो अगर चल रहा है तो भी ठीक है, लेकिन कितने लोग देख पाते हैं वो तो अभी रिस्पांस पे होता है इस चैनल के। अभी मैं एटॉमिक मॉलिक्यूलर का रिस्पांस देखूंगा, एटॉमिक मॉलिक्यूलर की वीडियो बनाऊंगा, कम से कम 2 यूनिट तो बनाएंगे। 2 यूनिट की वीडियो बनने के बाद फिर देखते हैं कि लोगों का रिस्पांस कैसा है। अगर उसमें कोई रिस्पांस ठीक ठाक हो रहा है, व्यू आ रहे हैं, थोड़ा सा वॉच टाइम उसका अच्छा चल रहा है, चैनल एक अपनी पेस को पकड़ रहा है, तो ठीक है, उसको फिर आगे हम और भी बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे उसको अच्छे से तेज़ी से बढ़ाएं और उसको एलेबोरेट करें और बड़ा करें। लेकिन अगर वो नॉर्मल तरीके से ही चल रहा है तो ठीक है, जब जब समय मिलता रहेगा, जैसे जैसे मुझे उपलब्धता रहेगी, हम उस हिसाब से उस पर धीरे धीरे अपनी वीडियो डालते रहेंगे, ताकि ये है कि कभी धीरे धीरे 1-2 साल में लोगों को एक ठीक ठाक कंटेंट वहाँ पर मिल जाए। तो ये सब चीज़ें भविष्य पे निर्भर करने वाली चीज़ें हैं कि कैसे हमारे सामने हमारा चैनल का ग्रो होता है और फिर कैसे हम उसको आगे अडॉप्ट करते हैं। तो इसीलिए अभी मैं और पेपर की बात 6 सेम में नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ 3 पेपर होते हैं उनमें से, और उसकी बात मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, ठीक है। चलो भाई, अपना ध्यान रखिए और फिर जल्दी ही हम लोग मिलेंगे एटॉमिक फिजिक्स के यूनिट नंबर 1 के साथ, जहाँ स्पिन ऑर्बिट, इंटरेक्शन एनर्जी और डबलेट सेपरेशन तक की बात कम से कम कोशिश करेंगे कि हम अगली वीडियो में आपसे कर ली जाए। अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।